से एम आर ओमेगा स्क्वायर एम इंटू वी इंटू ओमेगा या फिर एम वी स्क्वायर बाय। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि यहाँ पे इस फोर्स को बैलेंस करने वाला और एक फोर्स हमें कंसीडर करना पड़ता है, जिसके इंट्रोडक्शन के लिए हमने दो फोर्स इंट्रोड्यूस किए थे, एक देवांचा फोर्स एक भूतानचा फोर्स है ना, रियल फोर्स एंड सीडो फोर्स। और ये इंट्रोड्यूस क्यों करना है इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन एनएलएम में करने वाले थे। उसका बस एकदम बेसिक रीजन मैंने बोला था, ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें होती है। तो वहां पे जो फोर्स सेंटर के टूवर्ड्स एक्ट होता है उसको बैलेंस करने वाला और एक फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट होता है, लेकिन वो प्रोवाइड कौन करता है हमें मालूम नहीं है। मतलब प्रोवाइड करने वाला कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी वहां पे होती ही नहीं है, वो अपने आप एक्ट होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एज ए सूडो फोर्स। ठीक है, एंड उसका फॉर्मूला भी सेम था, क्या था, एम आर ओमेगा स्क्वायर एम इंटू वी इंटू ओमेगा एंड एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि कल के लेक्चर में हमने इतनी बातें डिस्कस की थी कि एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन अगर बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन की दो टाइप होती है, एक होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल स्पीड। अब इसमें हमने देखा था कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, मतलब जीरो होता है, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, और मैग्नीट्यूड के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे at की वैल्यू हो गई जीरो, ये क्लियर है। उसके बाद में हमने देखा था कि अगर at जीरो है तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो भी जीरो बनेगा, यानी अल्फा की वैल्यू भी कितनी थी, जीरो थी। कहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा था कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज होती है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले थे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम dv बाय dt या फिर v इंटू dv बाय dx। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसका मतलब वहां पे लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, एंड चेंज इन मैग्नीट्यूड इन एंगुलर वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है उसको हमने बोला था अल्फा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये भी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। देन हाउ टू कैलकुलेट अल्फा, वैष्णवी? तू पण वैष्णवी, तू पण वैष्णवी, तू पण वैष्णवी आहे, तू सृष्टी, बर आर इंटू ए किंवा एटी म्हणू आपण त्याला, ठीक आहे। ए अल्फा इक्वल्स टू आर इंटू एटी, नहीं ऐसा नहीं ना, एटी इक्वल्स टू आर अल्फा था, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, वेरी गुड, अल्फा इक्वल्स टू होगा एटी बाय आर। और इन जनरल क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सिट डाउन प्रिया, अल्फा का फॉर्मूला, सिट डाउन भारती, अल्फा का फॉर्मूला, निकिता, अल्फा इक्वल्स टू घेतला ना एटी बाय आर, इसको छोड़ के और कौन सा था, डी ओमेगा बाय डी टी, ये डब्ल्यू नहीं है ओमेगा है, डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद में हमने देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दोनों में एक केस कॉमन होती है, कौन सी, जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट, एंड अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी मतलब वेलोसिटी भी, एंड चेंज इन वेलोसिटी विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज गिवन बाय चैताली टॉपर। रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, वेरी गुड, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर या फिर वी इंटू ओमेगा। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी प्रेजेंट होगा, ये रेडियल एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये बनेगा वी स्क्वायर बाय आर, ये बनेगा वी इंटू ओमेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की आ रही है तो हमें सिर्फ एक एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा,
लेकिन अगर वहां पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दी है तो वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा, एंड इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन जो हमने कल डिस्कस किया था। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, जो हम r ओमेगा का स्क्वायर v स्क्वायर बाय r एंड v इंटू ओमेगा इससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले। ठीक है, सो राइट डाउन if a body is moving along, if a body is moving along circular path of radius 20 centimeter, circular path of radius 20 centimeter with 1200 RPM, with 1200 RPM, then acceleration of the particle will be, acceleration of the particle will be। अब पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि जो भी सर्कुलर मोशन हमें गिवन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ये कैसे समझ में आएगा? अगर उन्होंने बोला है कि 1200 आरपीएम है, इसका मतलब क्या हो रहा है? हर एक मिनट में 1200 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब हर एक सेकंड में 20 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी ट्रेवल कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होती तो क्या होता? पहले सेकंड में 20, दूसरे सेकंड में 40, तीसरे सेकंड में 10। इस तरह से ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म नहीं होता। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म दिया है मतलब सर्कल हो गई, मोशन हो गई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें बस एक ही एक्सेलरेशन होता है, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसके तीन फॉर्मूले, पहला है r इंटू ओमेगा स्क्वायर, दूसरा है v स्क्वायर अपॉन r, तीसरा है v इंटू ओमेगा। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। अब क्वेश्चन में क्या दिया था देखो, आपको बोला था रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर का मीटर में करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हर बार 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेडियस हो गई। देन हम जब से सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे हैं तब से हमने एक रूल फॉलो किया है, कौन सा? एक बार यह आरपीएम दिख गया कि उसको हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, फिर ये क्या बनता है, आरपीएस बनता है। तो ये हो गया 20 आरपीएस। एंड फ्रीक्वेंसी दी है, उसके ऊपर से हमें एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या फॉर्मूला है? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन। अगर ये 20 है तो 20 इंटू 2 पाई ये हो गया 40 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यानी देखो हमने फॉर्मूला डिसाइड किया था, यूज होगा आर ओमेगा स्क्वायर, आर आ गया, ओमेगा आ गया। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। चलो आगे का मल्टीप्लिकेशन करो। वर्कशीट दी लेना, वर्कशीट पवन 80 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर। चलो क्या होगा देखो, ए आर का यानी रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। आर कितना है? 20 इंटू 10 की पावर -2। ओमेगा का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब 40 इंटू पाई का स्क्वायर होगा। 40 का स्क्वायर करना है, देखो 40 का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब 4 का स्क्वायर 16, एक 0 का 2 0, तो ये बना 1600। पाई का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब 10 की पावर -2 है तो ये -2 को एंड ये 2 0 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया? 20 पाई स्क्वायर। हाँ 16 इंटू 320 पाई स्क्वेअर। तुम्ही आन्सर सांगितले हे पण नव्हतं पवन, एवढा मोठा घोळ। देखो पाई मतलब कितना होता है 3.14, तो पाई स्क्वायर का मतलब होगा 3.14 इंटू 3.14, ये आता है 9.98, बट अपन अप्रोक्सीमेटली ऑलवेज 10 कंसिडर करू शकतो। 9.98 इतना स्मॉल नंबर की जरूरत नहीं होती है, यानी ऑप्शन में 320 पाई स्क्वायर दिया है तो भी आंसर है, या फिर 3200
मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, वो भी आंसर है। क्या हो गया ये? रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द पीरियोडिक टाइम, व्हाट विल बी द periodic time of revolution. What will be the periodic time of revolution? मतलब पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा उसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। देखो हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूले जिसका यूज करके हम पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं इन दिस गिवन डेटा। जब हमने इसको पीरियोडिक टाइम को डिफाइन किया था तब हमने लिखा था कि T इक्वल्स टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट दी थी, कितनी है 20 RPS, तो 1/20 मतलब कितना होता है हे आपल्याला येत नाही, म्हणून याला काय करायचं 100 नी मल्टीप्लाय करायचं, 100 नी डिवाइड करायचं, तो 1 इंटू 100 कितना हो गया 100/20। अब ये 1/100 मतलब 10 स्क्वायर है, ऊपर जाके ये 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो 100/20 मतलब 5 इंटू 10 की पावर -2 यानी बन गया 0.05 क्या सेकंड। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आगे बोला है व्हाट विल बी द linear velocity of the particle, what will be the linear velocity of the particle performing circular motion? Linear velocity of the particle performing circular motion. अब देखो लीनियर वेलोसिटी मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, v कैलकुलेट करना है। अगेन v कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप से आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक 2πr/t करो या फिर r इंटू ओमेगा करो या फिर a इक्वल टू v²/r था तो v इक्वल टू √ar करो, जे सोपं वाटतं ते आपण फॉलो करणार आहे, त्यामुळे v इक्वल्स टू r ओमेगा से जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा को। रेडियस कितनी थी फिर से 20 इंटू 10 की पावर -2, ओमेगा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, n 20 था तो ओमेगा 2πn मतलब कितना होगा 20 इंटू 2 मतलब 40 पाई, तो ये बनेगा यहाँ पे 40 पाई। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 8 पाई, अब यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 यानी 10 की पावर +2 10 की पावर -2 ये कैंसिल होते हैं, यानी आंसर आ गया 8 पाई मीटर पर सेकंड। ये हो गई लीनियर वेलोसिटी। Next, calculate the radial acceleration of tip of minute hand of length 2 centimeter, ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो वहां पे रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, किसका मिनट हैंड के टिप का। एक ऐसा क्वेश्चन है, क्या होगा रेडियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। फिर से हमारे पास 3 फॉर्मूले r ओमेगा स्क्वायर v²/r v इंटू ओमेगा, तो पहले से डिसाइड करना पड़ेगा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। देखो मिनट हैंड में हमें लीनियर वेलोसिटी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, मतलब ये दो तो यूज नहीं होंगे, लेकिन मिनट हैंड में हमें ये मालूम है कि उसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए पवन मिनट हैंड को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितनी मिनट लगता हो 1 घंटा। वेरी गुड, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स मतलब 3600 सेकंड। तो ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टी होता है 2π/t, तो कितना बनेगा π/1800, ये ओमेगा हो गई। हमें क्या चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला है r इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब r को हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, 2 सेंटीमीटर का मतलब होगा 2 इंटू 10 की पावर -2, ओमेगा का स्क्वायर करना है मतलब पाई का स्क्वायर होगा, पाई स्क्वायर को अपन 10 लेते हैं अपॉन 1800 का स्क्वायर करना है,
आता 1800 चा स्क्वेअर करत असताना लक्षात घ्या, याला आपण 18 इंटू 10 की पावर प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं. तो 18 का स्क्वायर होता है 324 एंड ये 10 की पावर प्लस 2 है. पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +4. यानी कि सिंप्लीफिकेशन क्या रहेगा, ये 10 डिवाइडेड बाय 324 इंटू 10 की पावर +4. क्लियर है. अब इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, देखो जो नॉर्मल डिजिट है 2/324 उसको एक ब्रैकेट में लिखने का इनटू. अब कौन बचा, 10 की पावर -2. 10 मतलब 10 की पावर +1, ये +4 थे, ऊपर आके -4. 10 10 10 बेस सेम है, सबके पावर की एडिशन होगी तो ये बनेगा 2/324 इंटू -4 -2 -6 + 1 -5. ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको. अभी आगे करो डिवीजन, कैसे करेंगे. 2/324 ज्यांना इथे ते करा, बाकीचे लक्ष द्या बोर्डवर. ठीक है, अब ये 2/324 है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 162. बट 1/162 हमें आता नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको 100/100 से या फिर 1000/1000 से मल्टीप्लाई कर दो. फिर क्या बनेगा, ये 1000 डिवाइडेड बाय 162. 1000 था, 10 की पावर +3, ऊपर जाके -3. अब डिवीजन सिंपल हो गया. अब करो, या फिर थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए 162 को 160 ले लो. इतने अप्रोक्सीमेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में. 0 कट हो जाएगा. 100/16 हे तर येत आता. 16 6 वेरी गुड. 96 कितने बचे 4, तो आगे क्या होगा 6.25. हे कळतं का, करा एकदा. 100/16 कितना आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर -3 एज इट इज है. यानी हमने ये डिवीजन का सिंप्लीफिकेशन कर लिया. तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, देखो अब रेडियल एक्सेलरेशन होगा 6.25. यहाँ पे पहले से 10 की पावर -5 है, यहाँ पे और हम -3 लेके आ रहे हैं. यानी रेडियल एक्सेलरेशन हो रहा है 6.25 इंटू 10 10 बेस से में पावर के एडिशन करेंगे तो -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, कितने लोगों का सेम था आंसर. गुड. यहाँ तक सेम था है ना, इथून पुढे थांबले होते. Next, if a car is taking a turn, if a car is taking a turn along curve road, along curve road of radius 40 meter, of radius 40 meter with initial velocity of 20 meter per second. 20 meter per second and accelerates uniformly with 2 meter per second square. 2 meter per second square. Then calculate acceleration of the car at the given point. फिर से भाई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको डिसाइड करना होगा गिवन सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म नहीं है. कैसे, एक्सेलरेशन दिया है ना, क्या बोला है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, मतलब कार जो है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और उसमें आपको उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली दिया है, कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड दूसरा एक्सेलरेशन मतलब रेडियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए v एंड r दिया है. तो अगर v एंड r गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, v² बाय r. तो ये बनेगा AR इक्वल्स टू v² अपॉन
आर, v का स्क्वायर मतलब बनेगा 400, आर कितना है 40, तो कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी रेडियल एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ये दोनों स्टेप। लेकिन ये फाइनल आंसर है क्या, हमें एक्सेलरेशन बोला है मतलब इन दोनों का निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट। हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट, उसके लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट बनेगा AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। AT का स्क्वायर मतलब 4, AR का स्क्वायर मतलब 100, 104 रूट में, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 10.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल एक्सेलरेशन। ठीक है, असा कोणता रोड आहे जिथून कार टर्न घेते रेडियस सेंटीमीटर मध्ये असते, ती का टॉय कार आहे का बेटा? कारची हाईट असते माहिती तुला, ग्राउंड क्लिअरन्स माहिती का किती असतो तो? पण रे 170 अबाव, 170 अबाव तो SUV मध्ये असतो। 160, 164, 168, मैक्स टू मैक्स 170 होता है नॉर्मल ऑन एन एवरेज कार का। क्या किलोमीटर, मीटर, मीटर बड़ा 160 मीटर तो ग्राउंड क्लियरेंस कार एरोप्लेन होऊन जाईल ना, मिलीमीटर में होता है। क्या होता है? मिलीमीटर। तो 170 मिलीमीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? अरे 17 सेंटीमीटर, कळालं का? ग्राउंड क्लिअरन्स जो दिसतो पवन आणि 40 सेंटीमीटर रेडियसली कार कशी फिरायची आहे? ठीक है, तो ये हो गया रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिलेटेड पार्ट। अभी सेम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे हम फोर्स से रिलेटेड। बस फोर्स में क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं विथ मास, यानी ये फोर्स इक्वल्स टू बनेगा m इंटू वी स्क्वायर बाय आर, F इक्वल्स टू बनेगा m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, F इक्वल्स टू बनेगा m इंटू वी इंटू ओमेगा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याकडे फक्त 3 फॉर्म्युले आहेत, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, m इंटू वी इंटू ओमेगा एंड m इंटू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, वेयर m इज द मास। किसका मास? वेरी गुड। कौन सी बॉडी? जो सर्कुलर पाथ पे मूव हो रही है, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। आर मतलब, ओमेगा मतलब एक्सेलरेटर नहीं, एंगुलर वेलोसिटी। वी का मतलब लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, राइट डाउन। इफ a stone of mass 200 gram attached to a string of length 1 meter, whirled or rotated in horizontal circle with of length 1 meter rotated in horizontal circle with 360 rpm, then calculate the tension in the string। तर टेंशन कुठून आलं मध्येच? क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स जिसको कोई ना कोई हमेशा से प्रोवाइड करता है। तो जब हम स्ट्रिंग में स्टोन कनेक्ट करके उसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो उस केस में स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा दैट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है? मतलब इस एग्जांपल में जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उतना ही टेंशन होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 ही फॉर्मूले, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम इंटू वी इंटू ओमेगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो आर है क्या? सेकंड वन आर है क्या क्वेश्चन में? कहां पे आर? ये लेंथ बोला है, लेंथ ही रेडियस बनेगी। समझ में आ रहा है ना? जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी घुमाएंगे तो वही रेडियस बन जाएगी। मतलब रेडियस है हमारे पास
फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, मास तो हर बार दिया जाएगा, मतलब वी हैव टू यूज सेकंड इक्वेशन. ठीक आहे, चलो करो ट्राय. ज्यांना कळालं त्यांच्यासाठी, ज्यांना नहीं कळालं बोर्ड लक्ष द्या. क्या होगा जब हम स्ट्रिंग को पकड़ के इस तरह से सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे तो जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वही क्या बनेगी, रेडियस बनेगी. यानी गिवन एग्जांपल में रेडियस हो गई 1 मीटर. अभी घुमाते टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है. आपलं ठरलंय आरपीएम दिसलं की त्याला 60 ने डिवाइड करायचं. कितना आ रहा है फिर ये 6 आरपीएस. अगर n इक्वल टू 6 आ गया मतलब ओमेगा बनेगा 2 पाई n. 6 इंटू 2 पाई 12 पाई रेडियन पर सेकंड. और मास तो दिया है लेकिन मास 200 ग्राम में दिया है. हाउ टू कन्वर्ट ग्राम का किलोग्राम, डिवाइड बाय 1000 करो या फिर मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -3 करो. तो 200 ग्राम मतलब कितने केजी, 0.2 केजी. तो ये डेटा हम पुट करके यहाँ पे F इक्वल्स टू m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो मास मतलब 0.2, रेडियस मतलब 1, ओमेगा का करना है स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, पाई के स्क्वायर को अपन 10 लेते हैं. यानी यहाँ पे 10 इंटू 0.2 बनेगा 2 इंटू 144 मतलब वेरी गुड 288 न्यूटन. क्या ये फोर्स है या टेंशन है? पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो हमने कैलकुलेट किया, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज इक्वल टू टेंशन होगा. ठीक है, तो कितना है 288 न्यूटन. सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग को और जोर से घुमाना शुरू कर दिया और आपको बोला है सेम क्वेश्चन का आगे का पार्ट है, इफ ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ब्रेकिंग न्यूज असते ना, ब्रेकिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 600 न्यूटन. व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, 600 न्यूटन पे स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी. ब्रेक हो जाएगी मतलब तुटून जाईल. व्हेरी गुड. ठीक है, शिकारी आले उडून जायचं तसं हे तुटून जाईल. ठीक है, तो यहाँ पे 600 न्यूटन क्या हो गया, ब्रेकिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया. तो आपको बोला गया है सेम स्ट्रिंग है, पहले एग्जांपल में जो थी उसको घुमाने वाला पर्सन भी सेम है, लेकिन अगर स्ट्रिंग का जो ब्रेकिंग टेंशन है वो अगर 600 न्यूटन है तो कितने मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी से हम उसको घुमा सकते हैं. पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर हम क्वेश्चन समझेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्या लिखा था, इफ ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 600 न्यूटन देन कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी with which string can be rotated. हो गया लिख के क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको थोड़ा समझते हैं. मतलब उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि अगर 600 न्यूटन टेंशन बन गया, टेंशन बन गया मतलब कौन बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, उसके बाद स्ट्रिंग ब्रेक होगी. यानी कि 600 न्यूटन इतना अगर हम फोर्स अगर रखेंगे और ओमेगा अननोन रखेंगे तो वहां पे जो ओमेगा हमें मिलेगा दैट विल बी आवर आंसर. कळालं सगळ्यांना. तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही फॉर्मूला F इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर. बस रिप्लेसमेंट क्या होगी, अब जाके फोर्स बनेगा 600 न्यूटन, रेडियस को सेम रखना है बट यहाँ पे ओमेगा हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मतलब ओमेगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा. तो अभी यहाँ पे F इक्वल्स टू m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर दिया है, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, F अपॉन m इंटू आर हो जाएगा. तो फोर्स कितना है 600 अपॉन मास कितना है 0.2, रेडियस कितनी है 1. अभी 600 अपॉन 0.2 है, हे अवघड वाटतं. काय करायचं याला, 600 अपॉन 0.2 को 10/10 से मल्टीप्लाई करने का, फिर ये क्या हो जाएगा 6000 अपॉन 2. 6000 अपॉन 2 मतलब, तो ये 3000, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की. लेकिन हमें स्क्वायर नहीं पूछा है, हमें पूछा है ओमेगा. तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट. अब देखो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू बना 3000, यानी ओमेगा इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ 3000. अभी 40 50 100 200 500 दिलं, आपण रूट माहिती आपल्याला, 3000 का रूट मालूम नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे
छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे जो डेसिमल था उसको 2 डिजिट से शिफ्ट करेंगे, यानी हम 3000 को ऐसे भी लिख सकते हैं 30 इंटू 100, 100 म्हणजे 10 स्क्वेयर, क्लियर है। तो 30 का रूट हमें मालूम है, वो आप निकाल सकते हैं। अभी 10 स्क्वेयर रूट में बाहर आने के बाद सिर्फ 10 बचेगा। अभी यहाँ पे देखो, अगर रूट में 25 होता हम डायरेक्ट 5 लिखते, रूट में 36 होता हम 6 लिखते, 30 है, इसका मतलब क्या होता है की आने वाला नंबर 5 से बड़ा होगा 6 से, जो आवडतो तो लिहून टाका, किती येईल मग 5.5 इंटू 10 मतलब अप्रोक्सीमेटली 55 रेडियन पर सेकंड। ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी जो मैक्सिमम है, इसके बियॉन्ड हमने एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दी तो क्या होगा, वेरी गुड। झाले सगळे, दोन्ही पण वर्षी दोन आहेत, दोन। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा ना एनएलएम का कंसेप्ट का क्वेश्चन है, फिर से होगा एनएलएम में भी, बट ये सर्कुलर मोशन में 1-2 दिन में टेस्ट में आ सकता है, इसलिए उसके टाइप का मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। राइट डाउन क्वेश्चन, इफ अ कॉइन इज प्लेस्ड, if a coin is placed on a rotating disc, coin is placed on a rotating disc at a distance of 10 centimeter without slipping, SLEEP, विदाउट स्लिपिंग, कुठलं स्लिप येईल, SLIP, सटक नहीं, घसर नहीं, कळतं ना, डिस्क है, डिस्क कळते का, रोटेट हो रही है और उसके ऊपर कॉइन रखा, तो कॉइन बसतो का तिथं, घसरून जातो ना, बाहेर निघून जातो ना, नहीं, कळतं का काय सांगतोय मी। लेकिन इस केस में जो डिस्क है उसके ऊपर कॉइन प्लेस किया है, डिस्क रोटेट हो रही है लेकिन वो स्लिप नहीं हो रहा है, विदाउट स्लिपिंग बोला है, ठीक है। क्या बोला, अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए डिस्क एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर विदाउट स्लिपिंग, when disk is rotating with 120 rpm, 120 rpm, then calculate the coefficient of friction, between coin and disc, coefficient of friction between coin and disc। दिलंच नाही, आता मी कुठून देऊ, क्वेश्चन मध्येच नसतं, ठीक आहे। अब देखो कंडिशन क्या है, फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपण स्टडी नहीं केलेलं, त्यामुळे मी जे सांगतोय तेवढंच कन्सिडर करा। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है कितना होता है, mr ओमेगा स्क्वायर mv स्क्वायर अपॉन r या फिर m इंटू वी इंटू ओमेगा, वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, सेम ही होता है, mr ओमेगा स्क्वायर m इंटू वी इंटू ओमेगा एंड mv स्क्वायर अपॉन r। असंच जर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुठेही दिलं सिलेबस मध्ये कुठल्याही टॉपिक मध्ये, तो उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इट इज गिवन बाय म्यू इंटू mg, वेयर म्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो अभी क्वेश्चन में अननोन है, m का मतलब मास कॉइन का, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी। आता हा फॉर्म्युला कसा येतो काय येतो हे आपण डिटेल मध्ये नेक्स्ट टॉपिक मध्ये स्टडी करणार है, ठीक है। बस यहाँ पे कंसेप्चुअल एप्लीकेशन इसलिए बस इंट्रोड्यूस करके दिया है, बरोबर तुझं, वेरी गुड, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू mg, ठीक है ना, कितना होगा म्यू mg। अब कंडीशन क्या है कि हमें फाइंड करना है ये म्यू mg में से, कैसे फाइंड करेंगे, कंसेप्ट वही है कि अगर किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करनी है तो रिक्वायरमेंट किसकी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। यहाँ पे भी वही हो रहा है, एक डिस्क है, रोटेट हो रही है, डिस्क के ऊपर हमने एक कॉइन प्लेस किया है एट ए डिस्टेंस r, तुम्ही दोघं शेजारी बसले
तो ये कॉइन डिस्क जो है वो रोटेट हो रही है, उसके ऊपर कॉइन है एट ए डिस्टेंस आर और एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में डेटा दिया है, यानी या कॉइनला सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करायची असेल, रिक्वायरमेंट किसकी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की, यानी mr ओमेगा स्क्वायर की. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा से किसी ना किसी को प्रोव्हाइड करना पड़ता है. आता आपण स्ट्रिंग गोल गोल फिरवत होतो तेव्हा सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय टेन्शन इन द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कट केली आणि गोल गोल फिरवली, स्टोन फिरेल का गोल, कळालं ना. जोपर्यंत टेंशन आहे तोपर्यंतच तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करतो. इन सेम वे ये कॉइन अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स. कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स. कळालं ना. जर फ्रिक्शन नसेलच, एकदम स्मूथ आहे कॉइन पण आणि डिस्क पण, थोडं फिरवायला गेलो कॉइन लगेच स्लिप होऊन जाईल. त्यावेळी जर कॉइनला आपण एखादं लिक्विड वगैरे काही किंवा पाणी वगैरे टाकलं तर काय होईल, थोडा वेळ तो स्लिप नाही होणार. कळालं ना. म्हणजे फ्रिक्शन आलं की सेंट्रीपिटल फोर्स येईल आणि सर्कुलर मोशन परफॉर्म होईल. यानी कि हम यहाँ पे mr ओमेगा स्क्वायर को म्यू इंटू एम जी के साथ इक्वेट कर सकते हैं. क्लियर. अभी क्या होगा mm, तो म्यू इक्वल्स टू बनेगा r इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी. क्या हो गया, म्यू इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय जी. अभी r गिवन है, ओमेगा गिवन है, g गिवन है. कितना है r, 10 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर दिख गया, हमारा काम क्या है उसको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना. ये हो गया 10 की पावर -1 मीटर. तो यहाँ पे r हो गया 10 की पावर -1. ओमेगा कितना है नहीं दिया था, आपको बोला था 120 आरपीएम. आरपीएम दिसलं की आपण काय करतो 60 से डिवाइड करके ये 2 आता है, तो ओमेगा बनेगा 2 पाई एन यानी 4 पाई. 4 पाई का स्क्वायर करना है, 4 स्क्वायर पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी की व्हॅल्यू भी 10 होती है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी 9.98 होता है, बट आपण तो कधीच घेत नाही. जर क्वेश्चन मध्ये प्रिंट करून दिले असेल की टेक जी इक्वल टू 9.8, म्हणजे एवढे कष्ट घ्यावे लागतात त्यांना. कळालं ना. प्रत्येक वेळी जर नहीं दिला तर आपण काय करणार, त्याला 10 घेणार. तो यहाँ पे 16 इंटू 10 की पावर -1. यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर क्या, काहीच नहीं, ये यूनिट लेस है. तो सिर्फ 1.6 ये बना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एंड कॉइन. क्लियर है. तो बेसिकली ये फ्रिक्शन की कंसेप्ट समझ में आ गई ना. एवढाच फॉर्म्युला कसा येतो ते डिटेल मध्ये आपण नेक्स्ट मध्ये बघणार आहे. एनएलएम ला अपन 2 पार्ट में डिवाइड करतो डायरेक्ट, एनएलएम एंड फ्रिक्शन. तो यहाँ पे एक पूरा टॉपिक हम फ्रिक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे. एवढं टेंशन घेऊ नका. आता फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, सर्कुलर मोशन में अगर फ्रिक्शन की कंसेप्ट आ रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू एम जी, एंड ये क्या करेगा, हर बार प्रोवाइड करेगा. क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. हो गया. नेक्स्ट अभी यहाँ पे ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि मुझे नेक्स्ट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करनी है, दैट इज अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, राइट डाउन. बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, टेकड़ी है, थोडंसं असं असतं. बर प्रिया, तू कुठं बघितलंय, नाही 1 बाय 1 झाडामध्ये, घाटामध्ये. व्हेरी गुड, ठीक आहे, घाट सेक्शन मध्ये. हा निकिता, झालं सांगून तुझं, सांगायचं अजून. प्रिया, टिल्ट असतो कुठं, इनक्लाइन असतो कुठं पण, पार्किंग मध्ये, गाडीवर घेताना नाही. हां, आपल्याला कळावं टर्न येणार आहे म्हणून काय केलं असतं, इनक्लाइन केलं असतं. शुभम, हे मनाने दिलं का कुठं ऐकले बेटा, हे ऐकले ना, व्हेरी गुड, ठीक आहे. चला शुभम, खूप चुकीचं ऐकले बेटा तुम्ही. शुभम, काय हेच आहे का, निकेतन सांगितलं तेच, टर्न आला हे आपल्याला कळावं म्हणून थोडा इन्क्लाइन केलं असतो. लाईट लावते ना बेटा, बोर्ड लावते ना, एवढा खर्च कशाला करायचा इन्क्लाइन करण्यासाठी. स्पीड कंट्रोल, हो, इन्क्लाइन झाल्यामुळे काय होतं, असं रोड थोडासा व्हेकलला स्पीड कमी करतो ना, स्पीड ब्रेकर लावतो आपण स्पीड कमी करायला. पवन, व्हेरी गुड, एक्सलंट. उभा राहा, व्यवस्थित एक्सप्लेन कर जरा. बरोबर तुझा आन्सर. फोर्सचे कंपोनंट असतात कुठल्या,
चुकीच्या ट्रॅकवर गेला तू. सुरुवात चांगली केली होती बेटा, पण अवघड झालं तुझं. सीधा थोडा विचार करून परत सांग. अजून कोणाचं काही वेगळं आन्सर? माझा क्वेश्चन फक्त हा होता, व्हॉट इज बँकिंग ऑफ रोड. कळालं ना? तुम्ही कशासाठी करता हे सांगताय. बँकिंग ऑफ रोड मतलब बँकिंग ऑफ रोडचा आणि फोर्सचा काय संबंध आला? नाही, बँकिंग केल्याने फोर्स कसा वाढेल? असं होतं का रोड खालीवर? मग खड्ड्यामध्ये तर लय भारी फोर्स भेटायला पाहिजे आपल्याला. अँगल मध्ये ग्रॅव्हिटीचा कंपोनेंट पडतो. ग्रॅव्हिटी ऑलवेज व्हर्टिकल डाऊनवर्ड ऍक्ट होते. व्हेरी गुड, करेक्ट आहे. सिट डाऊन. तुम्ही दोघं डिस्कस नका करू फक्त. मला त्याचीच भीती बेटा, काहीतरी इन्व्हेन्शन होऊन जाईल. एका अँगल वरती इन्क्लिनेशन करून त्या कर्व वरती हाईट वाढवता, कारण की बेटा नोटबुक दे, नोटबुक. करेक्ट आहे, सगळ्यांचे आन्सर करेक्ट आहे बेटा. व्हेरी गुड, एक्सलंट. ठीक आहे, फक्त आता मी काय सांगतो ते चांगलं लक्षात ठेवा. हा रोड असतो की नाही, हा हॉरिझॉन्टल रोड आहे, बरोबर आहे. ही इनर एज आहे, हा आउटर एज आहे. फक्त कार येऊन इथं टर्न घेणार आहे. तर टर्न घेताना आपण काय करतो, आउटर एज ऑफ द रोड अशी इन्क्लाइन करतो ओव्हर इट्स इनर एज, अँड इस प्रोसेस को बोला जाता है बँकिंग ऑफ रोड. मला एवढंच ऐकायचं होतं. प्रोसेस इन विच आउटर एज म्हणजे कळतं का आता? म्हणजे टर्न घेताना असतं ना, आपण जर असा उजवीकडे टर्न घेत असलो तर इकडची इनर, इकडची. वेरी गुड. तो जो आउटर एज है उसको अगर स्लाइटली ऐसे इंक्लाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, तो उसको बोला जाएगा बैंकिंग ऑफ रोड. राइट डाउन. प्रोसेस इन विच outer edge of the road raised over its inner edge. Process in which outer edge of the road, RAISED, raised over its inner edge. Process in which outer edge of the road raised over its inner edge is called as banking of road. बँकेतून लोन घेऊन रोड बनवना नहीं, ठीक है ना. जो आउटर एज है उसको रेज करना विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, इसको बोला जाएगा बँकिंग ऑफ रोड. क्लियर आहे? कळालं का? अजून काही कन्फ्युजन आहे? फोर्सचा कंपोनंट जातो, हा कंपोनंट येतो, टर्न आला की कळावं म्हणून इन्क्लाइन केलं असतो है ना. काही जणांनी सांगितलं सर ती गाडी या साईडला पडू नये म्हणून थोडासा सपोर्ट मिळावा म्हणून ती इन्क्लाइन केलं असतं. ठीक आहे ना. नाही ठीक आहे, असे जोपर्यंत तुम्हाला कन्सेप्ट माहिती नाही तोपर्यंत हे आन्सर यायलाच पाहिजे. कळालं ना. हे ज्यांना सुचत नाही त्यांचे आता पण त्याला नाही न्यूरॉन नाही. न्यूरॉन तर कधीच संपले आपले, न्यूरॉन राहिलेच नाही. त्यांचं वय संपले, बिचारे म्हातारसारखे काम करायला लागले थोडं. ठीक आहे, जाऊ द्या नंतर. तर बँकिंग ऑफ रोड मतलब काय, कन्सेप्ट कळाली. अभी वन बाय वन की हे बँकिंग करणी क्यों आहे, काय रिकामी कामं करायची गरज पडली, असं भारी वाटावं म्हणून, टर्न आला म्हणून कळावं, असं काही आहे का? असं तर नक्कीच नाही. आपण लाईट लावली असते, बोर्ड लावले असते. कळाल निकिता? कुठं ऐकलं तू हे? टर्न आला की कळावं म्हणून, कुठं रेज असते म्हणून. फॉर्म्युला कारमध्ये तू टैबलेट वेलेट घेत जा बरं पवन. ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या है, क्लियर है. अब करना क्यों है बैंकिंग ऑफ रोड, ये देखना है. क्यों करना है? नॉर्मल कंडीशन है. अब हम डिस्कस करेंगे, कंसीडर करेंगे कि रोड की बैंकिंग की नहीं है. मतलब रोड कैसा है, हाँ हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, कैसा है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड. हे स्ट्रेट रोडला ऍप्लिकेबल नाही आहे, ऍप्लिकेबल आहे ओनली फॉर कर्व रोड. असं का? कारण स्ट्रेट रोडवर कार परफॉर्म करते मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, बट कर्व रोड अगर है तो वहां पे परफॉर्म होती है सर्कुलर मोशन. एंड सर्कुलर मोशन आती है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की कंसेप्ट आती है. तो ये एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर कर्व रोड. कळालं सगळ्यांना? तो होगा क्या, अगर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, इसका मतलब बँकिंग केलेलीच नाही आहे. दोन्ही पण ज्या इनर अँड आउटर एज है त्या सेम लेवलला आहे. कळालं ना? बँकिंग केलेली नहीं है मतलब वो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है. तो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व रोड आपको दिया है, ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल कर्व रोड. अब ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के ऊपर यहाँ से ही कार ऐसा एज्यूम करा, ये कार यहाँ से एंटर करेगी और इस पाथ पे ट्रेवल करके ये कर्व कंप्लीट करेगी. मतलब जब कार ए से स्टार्ट हो रही है एंड बी के ऊपर आके रुक रही है, तब तक कार क्या परफॉर्म करेगी,
वेरी गुड, सर्कुलर मोशन क्या परफॉर्म करेगी, क्या परफॉर्म करेगी, क्लियर है। लेकिन कंडीशन हम एक ही देख रहे हैं कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। उस एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए सर्कुलर मोशन में हर बार रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। जरा सेंट्रीपिटल फोर्स नसेल तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा स्ट्रिंग को स्टोन अटैच करके गोल घुमा रहे, अगर स्ट्रिंग को कट कर दिया स्टोन सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमेगा। क्यों? स्ट्रिंग कट केली म्हणून नाही, त्याला स्ट्रिंग सोबत काही घेण देणे का स्टोनला, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल रहा है इसलिए वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और उसको और थोड़ी एनर्जी मिल गई तो वो क्या करता है, जिस ऑर्बिट में है वहां से एक्साइट होके और ऊपर आता है, और एनर्जी मिल गई क्या करेगा, एनर्जी गेन करके एक्साइट होके और ऊपर आएगा। एक पर्टिकुलर लिमिट होती है जिसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, जहां पे वैलेंस बैंड की लिमिट खत्म होती है, कंडक्शन बैंड शुरू होती है, वहां तक अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके बाद न्यूक्लियस उसको अट्रॅक्ट नाही कर सकता असं आपण म्हणतो। बट प्रॅक्टिकली काय होतं, जो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से फुलफिल नहीं होती है, एंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। तो अगर कंडक्टर है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, एंड वही अगर गैसेस की केस में हो रहा है तो आयोनाइजेशन का इलेक्ट्रॉन फ्री होतात त्याला काय म्हणतात, आयोनाइजेशन काहीतरी म्हणत असतील त्या सोडून। हे कळालं का? तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगी। इसका मतलब कार भी अगर सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म कर रही तो रिक्वायरमेंट किसकी है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब देखो कार जो है v इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, कार का खुद का मास भी होगा, एंड ये सर्कल का एक सेंटर होगा कहीं पे, सेंटर से डिस्टेंस रहेगा, दैट विल बिकम रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी रिक्वायरमेंट कितनी है सेंट्रीपिटल फोर्स की, mv² अपॉन r। बट सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स, मतलब उसको हर बार प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है, असो कारला दोरी बांधता का टर्न घेताना पळाली पाहिजे म्हणून, हाँ कोणीच नाही, असं नाही होऊ शकत। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबलच नहीं है। स्टीयरिंग है ना, स्टेअरिंग मुळे टायर क्रॉस होतो आणि कार फिरते, नाही बेटा हे लई लहान मुलांचं लॉजिक झालं हे। ठीक आहे, सेंट्रीपिटल फोर्स लागेल कंपल्सरी, हे तर कळते सगळ्यांना, हे तर ऍक्सेप्टेड आहे। हे जर नसेल तर पुढचं डिस्कशन करण्याला काहीच अर्थ नाही बेटा। कार को अगर टर्न कंप्लीट करना है तो रिक्वायरमेंट होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। हे पटतंय का, हे पटायलाच पाहिजे, नाही तर आपलं आतापर्यंत डिस्कशन काही कामाचं नव्हतं। क्लियर है? अभी आगे का क्वेश्चन है कि प्रोवाइड कौन करेगा, वेट। व्हेरी गुड। अजून इलेक्ट्रोस्टॅटिक कोण म्हटलं, एक्सलेंट, वेरी गुड। कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, अभी फ्रिक्शनल फोर्स कहां से आ गया, टायर होता है एंड रोड होता है, इन दोनों के बिटवीन फ्रिक्शन होता है। टायर बघितलंय कधी, असं एकदम स्मूथ प्लेन असतं का, कसं असतं, जेवढं खडबडीत ठेवता येईल तेवढं रब बनाते उसको, समझ में आ रहा ना, ग्रिप प्रोवाइड करते। एंड अगर ग्रिप खत्म हो गई तो आपल्याला टायर बदलावं लागतं है ना। अगर ग्रिप नाही आहे तर गाडी चालून बघा किती मजा येते। काय होतं, पाऊस पडला तर कार्यक्रमच है ना, पाऊस पडला, ग्रिप नाही टायरला, आणि मग आपण टर्न घ्यायला लागलोय, काय होईल, कपडेच नवे घ्यावे लागतील, बरोबर है। या फिर ब्रेक्स अप्लाई किया फिर रुकेगी नहीं, मतलब स्किड होगी, समझ में आ रहा है ना। तो ये ग्रिप प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती। कळालं? त्यानंतर आपले जे रोड असतात एकदम स्मूथ असतात का, औरंगाबादचे सोडून द्या, आपल्याकडे खड्डेच आहेत, बट हाईवे की बात करेंगे तो जो नए रोड बनते हो, जैसे ट्रेन का ट्रैक होता है, बघितला है कभी, तो ट्रेन का ट्रैक एकदम स्मूथ होता है, मतलब ट्रेन के टायर में, ट्रेन को टायर नहीं होते, व्हील्स होते है ना, और ट्रैक में फ्रिक्शनल फोर्स होता ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो तेवढे स्मूथ असतात का रोड, का बरं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो कार्यक्रम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किती असतो, म्यू इंटू एम इंटू जी। क्लियर झालं सगळ्यांना? आता काय लिहिलं आपण फक्त की सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, एम एम कैंसल होके v की वैल्यू बन गई रूट ऑफ म्यू आर जी। तो ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच कार कैन टेक टर्न सेफली अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। ठीक है, स्टार मार्कर लिख दो, स्टार मार्कर के लिख दो। मैक्सिमम वेलोसिटी
with which car can take turn safely on horizontal curve road. Horizontal curve road. Maximum speed with which car can take turn safely along horizontal curve road. कितनी है? Vmax इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी. Vmax इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी. म्यू का मतलब लिया, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, v इक्वल्स टू रूट ऑफ म्यू आर जी. इसका मतलब क्या हो रहा है? मैक्सिमम स्पीड है जिससे कार टर्न कंप्लीट कर सकती है. इसका मतलब क्या हो रहा है? याच्यापेक्षा जास्त स्पीड आली तर कार टर्न कंप्लीट करणार नाही. मग काय करणार? टॉपल होईल, है ना, ओव्हरराइड होईल. कळालं? म्हणजे पलटी होईल. कळतं का? कन्फर्म? नक्की? तो जब कार पलटी हो जाएगी, टॉपल हो जाएगी, तो विच व्हील्स लीव द कॉन्टैक्ट विथ रोड फर्स्ट, इनर और आउटर, फ्रंट और बॅक. हे बघा, 4 प्रकारचे व्हील्स आहेत, पुढचे, मागचे, डावीकडचे, उजवीकडचे, बाहेरचे, मधले. कळालं? तो जब व्हीकल टॉपल होने वाली है तो कौन से व्हील रोड के साथ का कॉन्टैक्ट पहले छोड़ देंगे? फ्रंट या रियर, इनर या आउटर? आउटर. आता परत विचार करा माझ्या क्वेश्चन. फ्रंट एंड रियर नहीं होंगे? नाही, थोड्या टाइम बाद काय झालं आपल्याला नाही घेऊन दिलं, मग माणसं पण उलटी होतील. आपल्याला फक्त ज्या इन्स्टंटला कार टॉपर व्हायला लागली आहे तेव्हा विच व्हील्स लीव द कॉन्टॅक्ट फर्स्ट, ये क्वेश्चन आहे. हे बघा, कार है, ऐसे ट्रॅव्हल कर रही है. फॉर्ममध्ये येऊन त्यांनी ऍक्सिलेटर दाबलं, ब्रेक दाबायचं सोडून. गोपालटीला माहिती ना, पहाटे 5:30 वाजता. नाही माहिती ऍक्सिडेंट झाला? नाही, आज नाही, ऑगस्ट मध्ये. नाही माहिती? टर्नच्या तिथे त्याला कार टर्न घ्यायची म्हणून स्पीड कमी करायची होती. फक्त स्पीडच्या म्हणजे ब्रेकवर पाय दाबायच्या ऐवजी थोडं झोपेत असल्यामुळे ऍक्सिलेटरवर बदला. कळालं ना? खूप चांगली कार होती. कारचे सगळे एअर बॅग वगैरे सगळ्या ओपन होऊन पण कार्यक्रम झाला. ठीक है, आता बोर्डवर लक्ष द्या. यहां से कार टर्न ले रही है. अब ये कार को पलटी होना है, टॉपल होना है. आता मला सांगा, आउटर व्हील जर असे टॉपल झाले, कार इकडे पलटी होते का? निकिता, पहिले ठीक आहे, पहिला प्रश्न माझा हा आहे, अशी कार जास्त स्पीड मध्ये गेल्यानंतर टॉपल इकडे होईल का इकडे होईल? हे तर कळतं सगळ्यांना. नक्की नसेल कळलं एक्सपेरिमेंट करून या. आता कारला जर इकडे पलटी व्हायचं असेल तर इनर का आउटर, कोणते व्हील लवकर कॉन्टॅक्ट सोडतील? कळालं ना? आउटरनी जर सोडलं तर उलटा होईल, म्हणजे फिजिक्सचे सगळे नियम बदलावे लागतील आपल्याला. कळालं? तो वहां पे क्या होता है, इनर व्हील्स लीव्स द कॉन्टॅक्ट विथ द रोड फर्स्ट. कळालं? फ्रंट एंड रियरचा तर प्रश्नच नहीं. तो v इक्वल्स टू रूट ऑफ म्यू आर जी. v इक्वल्स टू रूट ऑफ म्यू आर जी. इसका मतलब क्या हो गया कि इस स्पीड से, ज्यादा स्पीड से अगर कार ट्रैवल करेगी तो वो टॉपल होगी, ओवरराइड होईल, पलटी होईल. कळालं सगळ्यांना? ऐसा क्यों होगा? ये फॉर्मूला लिहिला आपण सांगू शकतो, ये मैक्सिमम स्पीड है, इसके बियॉन्ड कार जा रही है तो पलटी होने वाली है. हे बघा, कंडीशन क्या है? नॉर्मल केस, हम क्या बढ़ा रहे, बड़बड़ न करो, हम क्या बढ़ा रहे, v को बढ़ा रहे. v मतलब कौन है? स्पीड, वेलोसिटी. अगर ये स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब mv² अपॉन आर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. mv² अपॉन आर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, मतलब कौन बढ़ेगा? तो सेंट्रिपिटल फोर्स वाढल्यामुळे सर्क्युलर मोशन परफॉर्म व्हायला पाहिजे का कार अशा पलटी व्हायला पाहिजे? कशाला पलट्या? मग सर सेंट्रिपिटल फोर्स काय कामाचा आहे? देखो, हम क्या बढ़ा रहे हैं? स्पीड को बढ़ा रहे हैं. स्पीड बढ़ेगी मतलब v बढ़ेगी, v बढ़ेगी मतलब क्या होगा? mv² अपॉन आर बढ़ेगा. हे तर कळतंय का? कॉमन सेन्स आहे. 10x2 होते, मग 2 च्या ऐवजी 4 घेतले, 10x4 झाला. वाढला कमी झाला? इथं पण तेच होते. काय वाढला?
तरी पण कार पलटी का होते? वन बाय वन हा. काय संबंधी ओव्हरकम करायचं? ओव्हरकम केलं चांगलीच गोष्ट आहे ना. लईच झालं तर कार इकडं सेंटरकडे यायला पाहिजे ना. सेंट्रिपिटल ऍक्ट कुठे होतो? टुवर्ड सेंटर, बरोबर आहे की नाही? जर वाढला एक तर सर्क्युलर मोशन कम्प्लीट व्हायला पाहिजे, आणि लईच जर अजून काही वेगळं होत असेल, फ्रिक्शनल फोर्सपेक्षा सेंट्रिपिटल जास्त होत असेल, असं काही ना वाटत असेल, तर कार सेंटरकडे यायला पाहिजे. हा प्रथमेश, बरोबर. आतला वाढत नाही पण बाहेरचा वाढतोय. आतला वाढतोय ना बेटा, V²/R बडा आहे ना. हा. नाही ना, सेंट्रिपिटल म्हणजे तो टुवर्ड सेंटर आहे. सेंट्रीफ्यूगल लागणार है, बरोबर है. जितना सेंट्रीपिटल है उतना सेंट्रीफ्यूगल है, जितना सेंट्रीपिटल है उतना सेंट्रीफ्यूगल है, एक्सेप्टेड. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? mv²/r बढ़ रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रहा है. आता वाढू द्या ना मग. सेंट्रीपिटल वाढला की सेंट्रीफ्यूगल वाढला, दोनों भी बढ़ रहे हैं ना. काय 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 बॅलन्स नाही होणार? का नहीं बैलेंस होणार? हे बघा, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल इक्वल होते. V बढ़ाने से सेंट्रीपिटल बढ़ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल भी बढ़ रहा है. पहले भी बैलेंस थे, बाद में भी बैलेंस आहे. प्रॉब्लेम कुठे येतोय? थांबा थांबा एक मिनिट. हा प्रथमेश, नंतर काय? नंतर नाही, तेव्हाच होतं. सकाळी गाडी पळवली, रात्री ऍक्सिडेंट झाला असं नाही होत. असा कसा जास्त होऊन जाईल? त्याचा रिझन पाहिजे मला. तुला वाटतं म्हणून जास्त होऊन जाईल का? मी काय सांगतोय सगळ्यांना कळतंय, पटतंय. काय होईल ते सोडून द्या, त्यावर कन्क्लुजनवर येऊ आपण. आपण V वाढवले की mv²/r वाढणार. mv²/r बढ़ा है मतलब कौन बढ़ेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा. सेंट्रीपिटल वाढवला की सेंट्रीफ्यूगल वाढणार आहे, म्हणजे परत एकमेकांना बॅलन्स करणार आहे. तर कार टॉपल का होते, हा माझा क्वेश्चन आहे. थांबा. हा, फ्रिक्शन, बर, फ्रिक्शन कॉन्स्टंट असल्यामुळे काय झालं? थांबून ठेवणारा होता, तो कॉन्स्टंट आहे. बरोबर आहे तुझं. पण सेंट्रीपिटल वाढला, सेंट्रीफ्यूगल वाढला ना. प्रॉब्लेम काय येतोय? या दोघांना सोडून अजून कोणाला आन्सर द्यायचं आहे? तू पण नाही. हा, फ्रिक्शनल फोर्सपेक्षा दोघं पण जास्त होत आहे, मग प्रॉब्लेम काय होईल? कसं नाही बॅलन्स होणार? बॅलन्स फ्रिक्शनल करायचंय का आपल्याला? बॅलन्स कोणाला करायचंय? सेंट्रीपिटल को सेंट्रीफ्यूगल करना है. अजून नाही? मरकाड सांग तुझ्या, नाही माहित तुला? हां, आकांक्षा नाही? संस्कृती, आता आन्सर आहे का व्यवस्थित? जर चुकलं तुझं आता तर टोले तुला आज. व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित सांग, सगळेजण आहे का? ऐकलं सगळ्यांनी? सेंट्रीपिटल फोर्स वाढला की फ्रिक्शनल फोर्स पण वाढतो. कसा वाढतो मला एक्सप्लेन कर बरं जरा. हे बघ, फ्रिक्शनल कधी वाढेल? जर म्यू वाढला तर. फ्रिक्शनल कधी वाढेल? जर मास वाढला तर. फ्रिक्शनल कधी वाढेल? जी वाढला तर. यांच्यापैकी हां बरं ठीक आहे, ऐकून घेऊ. किती लोकांना कळालं? नाही? परत एकदा. फ्रिक्शनल फोर्स कसा वाढतो हे आम्हाला कळत नाही बेटा. फ्रिक्शनल फोर्स, आता आमचा कॉमन सेन्स एवढाच आहे. फ्रिक्शनल फोर्सचा फॉर्म्युला आहे म्यू mg. मग म्यू वाढला तर फ्रिक्शनल फोर्स वाढेल, एम वाढला तर वाढेल, जी वाढला तर वाढेल. तिन्ही कॉन्स्टंट, फ्रिक्शनल फोर्स वाढणार नाही. फ्रिक्शनल फोर्सचा हा फॉर्म्युला म्हटलोय मी mv²/r नाही. हा पवन, व्हेरी गुड बेटा, सांग परत एकदा. ऐकून घ्या सगळे आता. पवन, तू ऐकलं नाही, तुझा विश्वास आहे त्याच्यावर जे ऐकले ते? तुझा विश्वास असेल तर आम्हाला सांग, नाही आम्हाला फालतू गोष्टी ऐकण्यात इंटरेस्ट नाही. मी ऐकले, कोणतरी सांगितलं होतं असं नाही. तुमची कन्सेप्ट क्लिअर झाली का? हां मग सांग. असं नाही वाढेल बरं का. लिमिटिंग फ्रिक्शन कसं वाढेल बरं का? हाँ, ये एक्सपेक्टेड हो. अब फाइनल आंसर आ गया, अब ध्यान से सुनो. हम बढ़ा रहे V को. V बढ़ेगा मतलब कौन बढ़ेगा?
mv² अपॉन r बढ़ेगा, मतलब कौन बढ़ेगा, पर प्रॉब्लम का है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स, उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। और हमने पहले ही मेंशन किया है कि इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम यहाँ पे V बढ़ा रहे हैं, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बढ़ा रहे, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ा रहे हैं। करते का V बढ़ा रहे मतलब किसको बढ़ा रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ा रहे हैं। उसको फुलफिल कौन करने वाला था, फ्रिक्शनल। ये बढ़ रहा है क्या, लेकिन जैसे जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगा, कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन और डिपेंडेंट नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, ठीक है, तो वो अपने आप बढ़ता जाएगा। करता है का इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इस लिमिट के बियॉन्ड स्पीड को बढ़ा रहे, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे सेंट्रीपिटल बढ़ेगा सेंट्रीफ्यूगल बढ़ेगा, सेंट्रीपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो भी सेंट्रीफ्यूगल बढ़ेगा, बट ये रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं होगी तो एक पॉइंट पे क्या होगा, इधर खींचने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इधर लेके जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल को एक्सीड करेगा और कार को अपने साथ लेके जाएगा और कार क्या होगी, टॉपल होगी। क्लियर, 2-3 वर्ड मिसिंग होते हैं जे मोस्ट इंपॉर्टंट आहे। कळालं, फ्रिक्शनल फोर्स वाढत नाही, फ्रिक्शनल फोर्सची रिक्वायरमेंट वाढते, ती फुलफिल होत नाही म्हणून कार काय करते, पलटी होती। क्लियर है, ये कहाँ पे होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे। कहाँ पे होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे। बट प्रैक्टिकली अगर ये वैल्यू देखेंगे रूट ऑफ म्यू आर जी, ये इतनी एक्सट्रीमली कम आती है, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, एवढी आपण सायकल पण हळू चालवत नाही, सायकल नहीं चालत अपन है ना, गाड़ी ऐसे पार्किंग मध्ये पण एवढी हळू चालवत नाही, एंड इतनी कम स्पीड से अगर टर्न लेना है तो क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। सिटी में शक्य है, बट हाईवे पे जाएंगे अगर 10, 20, 25 किलोमीटर से अगर हमें टर्न लेना है तो क्या होगा, पूरा जाम हो जाएगा रोड। समझ में आ रहा है, तो हमें क्या करना है, स्पीड लिमिट बढ़ानी है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, जैसे म्यू एम जी वाढवला की फ्रिक्शनल फोर्स वाढेल, तसाच म्यू आर जी वाढवला की व्ही वाढेल। तो हम क्या कर सकते हैं, म्यू को बढ़ा सकते हैं। म्यू को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोड खडबडीत बनावं लागेल, है ना, टायरला अजून 2-4 ब्लेडनी कट करून रोडवर खड्डे पाडावे लागतील, परवडेल का ते, माइलेज कम होगा, टायर की लाइफ कमी होईल आणि माणसं पण लवकर सर्व्हिसिंगवर येतील। ठीक है, आर मतलब कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इसको बढ़ाना है तो जास्त मोठा टर्न घेतली म्हणजे जास्त जागा लागेल, है ना, लोक शेती देत नाही आता। ठीक है, एंड जी मतलब याला कोणाचा कोणीच नाही वाढू शकत। ठीक है, इसका मतलब प्रैक्टिकली म्यू आर जी कॉम बियॉन्ड सर्टन लिमिट बढ़ा ही नहीं सकते। कळालं ना, हे माणसांचे लिमिटेशन होते, बट आपण फिजिक्स स्टडी करतो त्यामुळे आपल्याला सगळ्या गोष्टींचे सोल्युशन माहिती आहे, म्हणून आपण काय केलं, एकदम सिंपल ट्रिक सांगितली लोकांना। एवढं म्यू वाढवायची, आर वाढवायची, जी वाढवायची गरजच नाही, फक्त काय करायचं है, जो आउटर एज है रोड की उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। जो 15-20 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड लिमिट, वो 90-100 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ जाती है, सिर्फ रोड को इंक्लाइन करने से। कळालं ना, एंड उसी को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे कंडीशन क्या है एंड बैंकिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये क्लियर है सगळ्यांना। अभी बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या होता है, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, दैट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। ठीक है, लेक्चर्स आहेत का, ठीक है, उद्याच कंटिन्यू।